नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है प्रोविजन एंड रिजर्व। थ्योरी चैप्टर है। कोशिश करें समझने की। सर प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अलग से निकाल करके रख देना फ्यूचर के लिए, ये कॉमन चीज़ है दोनों के लिए। मतलब प्रोविजन का मतलब भी यही है और रिजर्व का मतलब भी यही है। इस साल के प्रॉफिट में से कुछ पार्ट अलग रख लेना, असाइड कर लेना फ्यूचर के लिए, इसी को प्रोविजन कहते हैं, इसी को रिजर्व कहते हैं। अभी मैं सिमिलरिटी बता रहा हूँ, फिर डिफरेंस बताऊँगा। तो टू सेट aside profit to set aside amount from current year profit for future is known as provision and it also known as reserve. सही है? सर कुछ पैसा जोड़ना हो, मैं अलग से रख रहा हूँ क्योंकि मुझे किसी को देना है, तो प्रोविजन। मैं पैसा अलग से रख रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे को सेविंग करनी है, तो रिजर्व। मतलब मुझे पेमेंट करनी है किसी को, इसलिए पैसा निकाल रहा हूँ, तो प्रोविजन। मैं सेविंग करना चाहता हूँ इसलिए पैसा निकाल रहा हूँ, तो रिजर्व। सर क्रेडिटर से गुड्स खरीदे हमने उधार, तो उसको पेमेंट करनी पड़ेगी हमें, उसके लिए पैसा निकालना पड़ेगा अलग से। लेकिन उसका हमें एग्जैक्ट अमाउंट पता होता, जितने रुपए का बिल बनकर आया उतने रुपए देने, ना कम ना ज़्यादा। लेकिन कुछ ऐसी पेंडिंग लायबिलिटी भी होती है, इसका अमाउंट हमें पता ही नहीं होता, लेकिन पेमेंट करनी। जैसे कि मार्च का इलेक्ट्रिसिटी बिल कभी मार्च में आएगा ही, अप्रैल में आएगा, तो 31 मार्च को अपने अकाउंट्स क्लोज कर रहा हूँ मैं, प्रॉफिट लॉस निकालना है, तो मुझे मार्च में खर्चा लिखना है इलेक्ट्रिसिटी बिल का, तो कैसे लिखूंगा? अंदाजे से लिखना पड़ेगा। सपोज फरवरी का जो बिल आया है वो 28,000 का आया है, और 28 डेज होते हैं फरवरी में, तो मार्च में 31 डेज होते हैं, उसका 31,000 करीब आना चाहिए। तो रफ एस्टिमेट से हम एक आइडिया लगाएंगे, उतना अमाउंट हम प्रॉफिट से निकाल देंगे। प्रोविजन, ये प्रोविजन है। लाइबिलिटी है कि पेमेंट करनी है बिल की, एस्टिमेटेड एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, प्रॉफिट से निकाला हमने ऐसा। दूसरा रिजर्व, ये प्रॉफिट, साल प्रॉफिट है बहुत 10 लाख रुपए हो गया, उसमें से 4 लाख रुपए हम निकाल रहे हैं बिजनेस से, और बाकी काम प्रोप्राइटर ड्रॉइंग कर रहा है, 6 लाख की ड्रॉइंग कर रहा है, तो 4 लाख बिजनेस के अंदर बच गए। इसको हम री इन्वेस्ट करेंगे अगले साल। सर बिजनेस ग्रो करने का तरीका यही होता है, चैप्टर आता है ग्रेजुएशन के अंदर, सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें चैप्टर आता है सोर्स ऑफ फाइनेंस। बिजनेस स्टडीज में भी 11th क्लास बिजनेस स्टडीज में भी है। तो सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस, सबसे चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है सर रिजर्व। सिंपल सी बात, आपको एक ब्रांच खोलनी है, अपने बिजनेस को ग्रो करना, अब आपको पैसे चाहिए। एक तरीका तो है कि लोन ले लो, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, नहीं काम चला तो क्या होगा, टेंशन है। किसी फ्रेंड को पार्टनर बना लो, आधा प्रॉफिट ले जाएगा वो। सबसे बड़ा तरीका क्या है कि जो ब्रांच में आप हो उसके प्रॉफिट जब भी हो उसे खर्च मत करो, उस पैसे को जोड़ो। कितना पैसा जोड़ लो, एक ब्रांच और खुल जाए उसी पैसे से, टेंशन फ्री। लोन का टेंशन है, पार्टनरशिप का टेंशन। तो रिजर्व इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। कॉस्ट है नहीं, फ्री का पैसा। तो रिजर्व है कि प्रॉफिट से कुछ हिस्सा, कुछ पैसा निकाल देना फ्यूचर के लिए, जोड़ रहे हैं हम पैसा। सही, पकड़ते हैं डिफरेंस। एक डिफरेंस के लिए टेबल दे रखी है जी, सीरियल नंबर, बेसिस, रिजर्व और प्रोविजन। ये जो डिफरेंस है, मैंने 8 पॉइंट दे रखे हैं डिफरेंस के अंदर। ये 8 पॉइंट करने के बाद आपका 70% चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। पहला, नेचर के हिसाब से रिजर्व इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जो ग्रीन कलर से लिखा है वो एक्सप्लेनेशन है आंसर का,
एग्जाम में आपको ब्लैक कलर वाला लिखना है। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का बंटवारा। तो प्रॉफिट बांट कैसे रहे, जब प्रॉफिट हो गया तो हम इसको खर्च करें या जोड़ें, दिस इज एप्रोप्रिएशन। प्रोविजन मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज का मतलब लिखा हुआ है जी नॉर्मल एक्सपेंस। एग्जांपल दिया मैंने आपको, इलेक्ट्रिसिटी बिल का नॉर्मल एक्सपेंस है ना इलेक्ट्रिसिटी बिल। दूसरा पर्पस, सर रिजर्व क्यों बनाता है इंसान, पैसा क्यों जोड़ता है इंसान, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन। और प्रोविजन क्यों बनाता है, क्योंकि एक लायबिलिटी है, बिजली का बिल आने वाला है अगले महीने, उसको पे करें तो मेक द नोन लायबिलिटी। लायबिलिटी नोन है, वो बात अलग है, अमाउंट अननोन, बट लायबिलिटी तो पता है। पॉइंट नंबर 3, इफेक्ट ऑन प्रॉफिट। तो रिजर्व में लिखा है प्रॉफिट इफेक्ट नहीं होता, प्रोविजन में लिखा है इफेक्ट होता है। सिंपल सी बात देखिए, सर बिजली के बिल के लिए मैंने खर्चा अपने बुक्स में लिख दिया तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, उससे डेफिनेटली कम हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल रिजर्व पर आता कि डैडी 50,000 रुपये सैलरी लाते हैं, अब उसमें से वो 40,000 खर्च करें या 50,000 रुपये खर्च कर दें, उनकी सैलरी तो 50,000 रुपये रहेगी। एग्जांपल बिजनेस में लो, बिजनेसमैन को प्रॉफिट 10 लाख रुपीस का हो गया और 10 लाख रुपीस की ड्राइंग्स कर ले जाए उस पैसे को, या फिर 10 लाख रुपीस दोबारा से इन्वेस्ट कर दे बिजनेस के अंदर, रिजर्व बना दे या ड्राइंग्स कर दे, प्रॉफिट तो 10 लाख ही रहेगा। मतलब प्रॉफिट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, समझो चीज को। ये प्रॉफिट का डिसीजन है कि हम प्रॉफिट को बांटें या खर्च करें या सेव करें। इस डिसीजन से प्रॉफिट बढ़ेगा घटेगा नहीं, प्रॉफिट तो नहीं रहेगा। समझ पा रहे हैं? प्रॉफिट बढ़ेगा इनकम से, प्रॉफिट घटेगा एक्सपेंस से। सेविंग करने से प्रॉफिट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है प्रॉफिट नॉट अफेक्टेड, प्रॉफिट अफेक्टेड। इन्वेस्टमेंट, सिंपल सी बात देखिए सर, तो बिजली के बिल के लिए आपने 40,000 रुपये रख लिए प्रॉफिट में से, अब जैसे बिल आएगा तो आप पे कर दोगे उस पैसे को, वो पैसे को इन्वेस्ट तो नहीं करोगे कहीं पर, उस पैसे को तो पे करना। रिजर्व पर आ जाओ, तो रिजर्व मतलब फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम पैसा जोड़ रहे हैं। पापा की सैलरी 50,000 है, 40,000 रुपये खर्च कर देते हैं, 10,000 रुपये बचा लेते, 10,000 रुपये रिजर्व है। अब जब 10,000 रुपये महीना बचा रहे हैं ना वो, तो उनके पास ऑप्शन है 10,000 रुपये घर में रख लें, जोड़ दे रहे हैं घर पे, या फिर 10,000 महीने का इन्वेस्ट करते रहे, एफडी कर दें, उसकी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, पॉलिसी ले लें। तो जो रिजर्व वाला पैसा होता है वहाँ, क्योंकि वो अपना ही पैसा है, किसी को देना नहीं, तो वहाँ हमारे पास ऑप्शन होता है कि इन्वेस्ट करें या इन्वेस्ट ना करें। तो लेकिन प्रोविजन वाला पैसा होता है वो तो किसी और को देना, तो वहाँ ऑप्शन नहीं है हमारे पास कि इन्वेस्ट करें कि ना करें, वहाँ इन्वेस्टमेंट होगी ही। ये लिखा है पॉइंट नंबर 4 में, मे और मे नॉट बी इन्वेस्टेड, ऑप्शनल है, मर्जी है ओनर की, खुद का पैसा भैया जोड़ लिया हमने, इन्वेस्ट करें ना करें हमारी मर्जी। और प्रोविजन में क्या लिखा है, प्रॉफिट इज अफेक्टेड, सॉरी नॉट इन्वेस्टेड, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी इसकी, क्योंकि हमने किसी को पैसा देना है, इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन ही नहीं। पॉइंट नंबर 5, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड और कांट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। तो डिविडेंड मतलब कंपनी में, जैसे प्रोप्राइटरशिप पढ़ रहे हैं 11वीं क्लास में, जो ड्राइंग्स हमने सीखा है, ये ओनर अपने पर्सनल काम के लिए घर पैसा ले जाता है, कंपनीज में ड्राइंग्स को ही डिविडेंड बुलाते हैं। तो रिजर्व का मतलब क्या है सर, जैसे डैडी 10,000 रुपये महीना जोड़ लिए, उनके पास सपोज 1 लाख रुपये इकट्ठा हुआ है, और 1 लाख में से कुछ खर्च करना चाहे कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि अपना ही पैसा है। तो जो रिजर्व वाला पैसा है वो एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब खर्च कर सकते हैं पर्सनल काम, क्योंकि हमारे पैसा है। लेकिन प्रोविजन वो तो हमने किसी को पेमेंट करनी, तो वो हम एज अ ड्राइंग्स एज अ डिविडेंड यूज नहीं कर सकते। ये लिखी हुई बात, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, कांट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। क्लियर हो गई ये बात? सर बिजली का बिल भरना कंपलसरी है या पैसा जोड़ना फ्यूचर के लिए कंपलसरी? बिजली का बिल भरना कंपलसरी है फ्यूचर के लिए, मतलब ऐसा कोई लॉ तो नहीं है ना सर 50,000 रुपये सैलरी पापा ला रहे हैं, 2,000 रुपये महीना को जोड़ने पड़ेंगे, ऐसा कोई गवर्नमेंट का कोई रूल थोड़ी ना है, पूरा खर्च कर देता उसकी मर्जी। तो रिजर्व इज एन ऑप्शनल आइटम, प्रोविजन इज कंपलसरी।
ये लिखा हुआ है रिजर्व नॉट कंपलसरी और प्रोविजन में कंपलसरी। क्लियर हो गई ये बात। अगला पॉइंट है प्रेजेंटेशन। इसमें लिखा हुआ है आंसर में रिजर्व एंड सरप्लस। अभी सर हमारी प्रोप्राइटरशिप है, इसमें ना प्रेजेंटेशन में कोई हेडिंग नहीं होती। तो 12th क्लास में आएंगे, अकाउंट्स की 3 बुक्स हैं। 3rd बुक का जो पहला चैप्टर है उसमें हम सीखेंगे प्रेजेंटेशन, फाइनल अकाउंट में इस आइटम को कहाँ लिखते हैं। तो ये हेडिंग है रिजर्व्स एंड सरप्लस, इस नाम से हेडिंग है, उसमें लिखा जाता है इसमें। और एक करंट लायबिलिटी नाम से हेडिंग है, उसके अंदर लिखा जाता है प्रोविजन। तो हेडिंग वाला पॉइंट लिखा हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल जनरल रिजर्व और उसका एग्जांपल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। एग्जांपल मैंने भी दिया प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल। किसी भी चीज के लिए प्रोविजन बनाए तो ये वाला प्रोविजन है। अब इसके बाद आ रहे हैं सर हम टाइप्स ऑफ रिजर्व्स। रिजर्व के टाइप तो इतना समझ में आ गया कि फ्यूचर का रिजर्व का मतलब हो गया सेविंग, फ्यूचर के लिए पैसा जोड़ना। अब ध्यान समझो जी, फ्यूचर के लिए पैसा जोड़ने के लिए पैसे आपके डैडी के पास 2 जगह से आ सकते हैं। पहला 50,000 रुपये सैलरी है, 40,000 एक्सपेंस कर दिया, 10,000 सेव कर दिया। एक तरीका तो उनके पास ये। दूसरा तरीका, उनके पास कोई पुरानी प्रॉपर्टी पड़ी, कोई पुराना लैंड पड़ा है, कोई पुरानी जमीन पड़ी है गांव में, उसको बेच दी और उसको बेच के 1 करोड़ रुपया आ रहा है। तो ये भी सेविंग करने का सोर्स। एक तो अपनी रेगुलर इनकम से पैसा जोड़ना और कोई एक्सेप्शनल इनकम हो जाए जो नॉन रिकरिंग नेचर की है, जो रेयरली होती है। तो 2 तरीके हैं पैसा जोड़ने के। इस वाले रिजर्व को बोलेंगे रेवेन्यू रिजर्व, जो रिकरिंग नेचर का मेन काम से कमाया। इसे बोलेंगे कैपिटल रिजर्व, जो एक्सेप्शनल केसेस में होता है। तो रिजर्व तो होता है पढ़े हमने, रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू मेन काम से पैसा जोड़ करके, और कैपिटल रिजर्व एग्जांपल में सैलरी का एग्जांपल में आप बिजनेसमैन का लो तो जो प्रॉफिट हुआ 10 लाख का उसमें 3 लाख रुपए जोड़ लिए, तो रेवेन्यू रिजर्व प्रॉफिट इस साल का पैसा जोड़ दो। और बिजनेसमैन ने कोई मशीन, कोई पुरानी बिल्डिंग पड़ी थी वो बेच दी, पुरानी मशीन थी वो बेच दी, प्रॉफिट हो गया, वो कैपिटल रिजर्व। पहला पॉइंट सोर्स लिखा है रेवेन्यू प्रॉफिट्स, करंट ईयर के प्रॉफिट जो मेन एक्टिविटी से होते हैं उससे पैसा जोड़ा है तो आया है। और कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट्स व्हिच वाज अर्न्ड फ्रॉम नॉन कोर एक्टिविटी, जो मेन एक्टिविटी नहीं है। एग्जांपल लिखा हुआ है फिक्स्ड एसेट को बेचने पे गेन हो गया, तो कैपिटल रिजर्व एग्जांपल हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन एज अ डिविडेंड, तो देखिए जी पापा ने जो 10,000 रुपए जोड़े हैं इसको हम चाहे तो खर्च भी कर सकते हैं अगले महीने, चाहे सेव भी करे रख सकते हैं, मर्जी होगी। लेकिन ये वाला पैसा इन जनरल कोई भी पर्सन खर्च नहीं करता, जो लमसम बड़ा अमाउंट इकट्ठे मिलता है इसको बड़े काम के लिए खर्च किया जाता है। फॉर एग्जांपल ले लो 1 करोड़ रुपए मिल गया, पुरानी जमीन बेची है, अब इसको वही बच्चों की मैरिज या एजुकेशन, कोई नया घर लेना, उसके लिए उस पैसे को यूज किया जाएगा, खर्च भी यूज नहीं किया जाएगा। ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि अलाउड विदाउट एनी कंडीशन डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड, मतलब खर्च के लिए इस्तेमाल कर लेंगे हम, तो अलाउड है ये वाला, कैपिटल अलाउड नहीं, मतलब कंडीशन के साथ अलाउड। पर्पस तो ये 10,000 रुपये महीने की जोड़ रहे हैं डैडी, फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन। और ये वाला 1 करोड़ रुपया आ है, ये सेव क्यों कर रहे हैं, ऐसा खर्च क्यों नहीं कर रहे डैडी, क्योंकि बड़े खर्चे के लिए जोड़ रहे हैं बड़ा पैसा। एग्जांपल मैंने दिया बच्चों की मैरिज होगी शादी। एग्जांपल बिजनेसमैन पे लो 1 करोड़ रुपए किसी पुरानी प्रॉपर्टी को बेचकर आ गए, तो बिजनेस को डेली में खर्च नहीं करेगा इस पैसे को, कोई और बिल्डिंग लेनी है, कोई ब्रांच खोलनी है, मतलब बड़े काम के लिए इस्तेमाल करेगा इस पैसे टू मीट कैपिटल लॉसेस। एग्जांपल दिए मैं आगे जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और इसमें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। इस मैटर लिखिए वर्कमैन को, अच्छा सुमा के बाद पढ़ा चलो, ये कंप्लीट हो गया रिजर्व वाला। तो सर हमने पढ़ा रिजर्व के 2 टाइप, रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व। अब मैं पढ़ा रहा हूं रेवेन्यू रिजर्व के 2 टाइप, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व। समझे इसको, सर नाम से पता लग रहा है। तो डैडी 10,000 रुपये महीने जोड़ रहे हैं,
उसमें उनके माइंड में कुछ ये नहीं कि मुझे ये चीज़ लेनी। फॉर एग्जाम्पल आपको पॉकेट मनी मिलती है या फिर रिलेटिव से कहीं पैसे मिल गए, फैमिली से मिल गए पैसे मिल गए, अब उसमें आपके माइंड में सोचता है कि मैं पैसे अपने पास जोड़ रहा हूँ, उसमें खर्च नहीं कर रहा कि मुझे नया मोबाइल लेना है या बाइक लेनी है या लैपटॉप लेना है, उसके लिए पैसा जोड़ रहे हो तो माइंड में मुझे ये चीज़ लेनी है, इसको बोलेंगे स्पेसिफिक रिजर्व, तो आपको स्पेसिफिक पर्पस पता है। दूसरा कि आप बस पैसे जोड़ रहे हो, आपके माइंड में कुछ मुझे यही चीज़ लेनी है, बस आप पैसा जोड़ रहे हो, उसका कब जरूरत पड़ जाए खर्च नहीं करना, मेरे को जोड़ना तो मैं पैसा जोड़ रहा हूँ। दिस इज जनरल रिजर्व। लिखा हुआ है रिमेनिंग रिजर्व के टाइप्स, जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल रिजर्व में लिखा हुआ है अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस, कोई स्पेसिफिक पर्पस माइंड में नहीं है, बस पैसा जोड़ रहे हैं। स्पेसिफिक रिजर्व में पढ़े अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, स्पेशल काम के लिए पैसा जोड़ रहे हैं। इट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर दैट स्पेसिफिक पर्पस ओनली, उसी काम के लिए उसका यूज किया जाएगा। एग्जांपल वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। एग्जांपल समझिए क्या चीज है ये। सर एक कंपनी के अंदर जब एम्प्लॉय जॉब कर रहा होता है तो जैसे ही उसने कंपनी के बिल्डिंग में कदम रख दिया उसके बाद उसकी हेल्थ की सारी जिम्मेदारी कंपनी की हो जाती है। अगर बिजनेस प्रीमाइसेस के अंदर बिल्डिंग के अंदर एम्प्लॉय के साथ कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाती है, तो उसका खर्चा कंपनी को देना पड़ेगा। कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए जिसमें उसको फिजिकल लॉस हो जाए, फॉर एग्जांपल एक फिंगर खराब हो गई कंप्लीट, कोई हाथ खराब हो गया कंप्लीट, कोई पैर खराब हो गया कंप्लीट, तो उसके लिए अच्छा खासा अमाउंट कंपनसेशन पे भी देना पड़ेगा और आज का खर्चा तो उठाना ही पड़ेगा, ये कंपनी की जिम्मेदारी होगी। ठीक, अच्छा इसमें ये जो सुना कि बॉस ने लात मार के इसको गिराया, छोड़ना है, वो अपनी गलती से गिराया तो फिर जिम्मेदारी कंपनी की। लॉस मतलब ये लॉ ये है कि कंपनी की जिम्मेदारी है, अगर कुछ भी हो जाए चाहे गलती एम्प्लॉय की हो, कोई ऑब्वियसली गलती पे बॉस की तो होगी नहीं, वो थोड़ा ना किसी को आकर के मशीन में हाथ दे देगा जानबूझकर, तो इसमें जिम्मेदारी कंपनी की है। अच्छा अब देखो बॉस क्या होता है कि मान लीजिए बॉस क्या है भाई, पैसा आया वो उधार में लग गया, स्टॉक में लग गया, आगे पैसे लिमिटेड मतलब पैसा होता है, कैश फालतू में रखता कभी इंसान। अब अचानक से किसी का बड़ा दिक्कत हो गई, एक्सीडेंट हो गया उसका, 10 लाख रुपये देने पड़ जाएंगे उसको, अब पता लग गया 10 लाख रुपये अचानक से कहाँ से लाएं, लोन पता नहीं पास होगा नहीं होगा, उस टाइम पर दिक्कत हो जाती है। तो उस काम के लिए बॉस क्या करता है, पहले से ही पैसा जोड़ के रखता है। मान लीजिए हमारा बिजनेस किस टाइप का है, यहाँ पे जनरली ये दुर्घटना होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल मेट्रो का काम है तो हाइट पर काम कर रहे हैं लेबर और सामान उठाना रखना गिरना, तो ये मतलब 2-3 महीने में काम करते हैं, छोटा मोटी चोट वोट हो लग जाती है, उनको पता है ये चीज़, इन्हें जनरल है हमारे साथ होती रहती है। तो वो लोग पैसा जोड़ के रखते हैं पहले से ही इस काम के लिए, जो वर्कर के साथ कभी भी कुछ मिसहैपनिंग हो जाए तो उसको कॉम्पेंसेशन में पैसा देना पड़ेगा, इस काम के लिए पैसा पहले से पैसा जोड़ के रख दो। दिस इज वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। ठीक है जी, आपको एग्जाम्पल का नाम ही याद रखना है बस। नेक्स्ट है जी सीक्रेट रिजर्व। वो सीक्रेट रिजर्व क्या है, नाम से आइडिया दे रहा है सर, इसके लिए हमने कोई स्पेशल रिजर्व कोई स्पेशल एफर्ट लगाए ही नहीं। जैसे मान लीजिए आप वैल्यूएशन कर रहे हो अपनी प्रॉपर्टी की, मेरे पास क्या है, मान लीजिए आपके पास घर है 1 करोड़ का, बट आप कहते हो नहीं मान के चलो 80 लाख की। आपके पास कार है 10 लाख की, मान के चलो नहीं 8 लाख के आसपास की। ऐसे आपके पास गोल्ड है मान लीजिए 20 लाख का, तो आप लाख चलो नहीं 15 लाख के मान के चलो, मतलब कम कम वैल्यू आके चल रहा है। उसकी अकॉर्डिंग 1 करोड़ 3 लाख रुपए आपकी वैल्यू बैठ गई है, जबकि एक्चुअल में ज्यादा है। तो ये जो डिफरेंस है ना एक्चुअल का और बुकिश का, ये है सीक्रेट। मतलब हम इसमें हम एक रिजर्व छुपा हुआ रिजर्व है, एक छुपा हुआ प्रॉफिट है, हम अपनी एसेट्स को कम वैल्यू पर दिखा रहे हैं, तो जब भी एक्चुअल में बिकेगी तो रियल वैल्यू पर बिकेगी, और हमारी बुक्स की वैल्यू और रियल वैल्यू में जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट छुपा हुआ है, दिख नहीं रहा हमें बुक्स में, इसे सीक्रेट रिजर्व। But then it is a reserve, the existence of which is not disclosed in the balance sheet. ये disclosed की information नहीं है उसकी। It is also called hidden reserve, इसी को hidden reserve भी कहते हैं। It is created by showing the assets
एट अ लोअर अमाउंट, घटे हुए अमाउंट पर लिखो एसेट्स को। इसका तरीका ये ट्रिक ये होती है। रिजर्व फंड, जब रिजर्व के लिए पैसा जोड़ते हैं तो उसको इन्वेस्ट कर भी सकते हैं और इन्वेस्ट नहीं भी कर सकते, मर्जी होती है। अगर हमने उसको इन्वेस्ट कर दिया तो उसका नाम हम रिजर्व के आगे वर्ड लगा देंगे फंड, एक सफिक्स लग जाएगा रिजर्व में फंड के नाम से, रिजर्व फंड। प्रीफिक्स मतलब नाम के आगे लगाना वर्ड और सफिक्स मतलब नाम के पीछे लगाना, तो सफिक्स लग जाएगा फंड। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा, उस पैसे को जोड़ा हुआ, इन्वेस्ट नहीं करा, सिंपल सी बात, सभी जब मेरे प्रॉफिट हुआ 10 लाख का तो 4 लाख रुपए घर खर्च कर ले गया, 4 लाख रुपए, और 6 लाख रुपए दुकान पे रख दिए रिजर्व के नाम से, और तो ये हुआ रिजर्व, सिंपल रिजर्व। तो सोचा मुझे पैसे की जरूरत तो है नहीं फिलहाल बिजनेस के अंदर, मुझे पड़ेगी जरूरत 3 महीने बाद, इसलिए 3 महीने के लिए उसकी एफडी कर दी, तो आप उसको रिजर्व को रिजर्व फंड बोलेंगे। जो पैसा जो जोड़ रहा है पैसा, उस पैसे को जैसे आपको पॉकेट मनी मिल रही है और आप घर पे ही पैसा जोड़ रहे हो उसको, तो आप रिजर्व बोलोगे। और आप अपनी कोई छोटी मोटी पॉलिसी करा लेते हो तो उसको आप रिजर्व फंड बोलोगे। रिजर्व फंड के लिए इन्वेस्टेड रिजर्व्स आर टर्म्ड एज रिजर्व फंड। इन्वेस्ट हो जाए पैसा तो उसे रिजर्व फंड बुलाते हैं। इफ रिजर्व्स आर इन्वेस्टेड इन आउटसाइड द बिजनेस, द रिजर्व इज नोन एज रिजर्व फंड। बिजनेस के बाहर कहीं पैसा इन्वेस्ट। एमसीक्यू मेरी पहला क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है, प्रोविजन इज मेंटेन्ड फॉर नॉन लायबिलिटी, मतलब अमाउंट लायबिलिटी पता होती है कि कौन सी है, बट अमाउंट कांट बी डिटरमाइन, अमाउंट नहीं पता होगा। क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई कर रहे हैं। प्रेजेंट लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट व्हिच कैन बी मेजर्ड रिलायबली बाय यूजिंग अ सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन, मतलब एस्टिमेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल में आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल का दिया था कि फैब्रिक का बिल 28,000 रुपये का आया है, 28 दिन का महीना होता है, तो मार्च का लगभग 31,000 रुपये के आसपास का आएगा, तो एस्टिमेट कर सकते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं सर? इसे प्रोविजन बोलते हैं। ए ऑप्शन आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन, प्रोविजन फॉर कंटिजेंसीज आर नॉट मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डैश सिंस दे डू नॉट रिलेट टू सिचुएशन एग्जिस्टिंग इन द बैलेंस शीट डेट। बैलेंस शीट डेट पर एग्जिस्ट नहीं करती, तो ऐसा रिस्क है, ऐसा प्रोविजन के लिए रिस्क है जो हमें पता ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए अनस्पेसिफाइड बिजनेस रिस्क, किस सिचुएशन के लिए वो पता ही नहीं, आपको स्पेसिफाई ही नहीं। थर्ड क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी क्या होता है? लायबिलिटी जो कि अननोन है। एग्जांपल, तो जिस कंपनी में अकाउंटेंट की जॉब कर रहे हैं, उस कंपनी पर किसी कस्टमर ने केस कर दिया है, अब वो केस हार गए तो पैसे देने हैं, केस जीत गए तो पैसे नहीं देने। तो एक ऐसी लायबिलिटी जो अननोन है, मतलब पता भी नहीं पैसे देने के नहीं देने, ऐसी लायबिलिटी को बोलते हैं कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। बेसिकली कॉन्टिजेंट वर्ड का एक जनरल मीनिंग होता है व्हिच इज डिपेंडेंट ऑन फ्यूचर इवेंट। प्रोबेबिलिटी चैप्टर में भी आता है वर्ड कॉन्टिजेंट, तो व्हिच इज डिपेंडेंट ऑन फ्यूचर इवेंट, हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट। तो क्वेश्चन नंबर 3 में डिफरेंस नहीं है प्रोविजन रिजर्व में, वो ढूंढ के बताना है हमें। ऑप्शन नंबर सी में पढ़ रहे हैं, प्रोविजन कांट बी मेजर्ड वेयर एज कॉन्टिजेंट लायबिलिटी कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड। इसी का ऑप्शन क्या आता है कि प्रोविजन मेजर ही नहीं हो सकता, जबकि गलत है, प्रोविजन मेजर हो सकता है, अंदाजे से ही सही हो सकता है मेजर, इसलिए सी ऑप्शन डिफरेंस नहीं है, तो सी ऑप्शन आंसर आ गया। फोर्थ क्वेश्चन पे आ गए जी हम, which of the following can't be described as provision। इनमें से कौन सी आइटम प्रोविजन नहीं हो सकती? ऑप्शन ए में लिखा है एप्रोप्रिएशन मेड फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स स्टिल टू बी असेस्ड। टैक्स की पेमेंट हमें करनी है अभी भी, तो इसको तो प्रोविजन फॉर टैक्स बोलते हैं, ये तो प्रोविजन हो गया। सेकंड,
अमाउंट सेट असाइड फॉर राइटिंग ऑफ बैड डेट्स, मतलब पैसे मर सकते हैं हमारे नेक्स्ट ईयर, प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये भी प्रोविजन हो गया। सी अमाउंट सेट असाइड फॉर एनी अननोन लायबिलिटी, लायबिलिटी अननोन है तो प्रोविडेंट लायबिलिटी होती है, ये प्रोविजन नहीं होता, तो ये आंसर आ गया। डी ऑप्शन अमाउंट रिटेन्ड फॉर एनी नोन लायबिलिटी, अमाउंट कांट बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली, ये प्रोविजन की डेफिनेशन नहीं है, ये तो प्रोविजन है, सिर्फ सी ऑप्शन प्रोविजन नहीं है, बाकी सारे प्रोविजन हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, रेवेन्यू रिजर्व्स अराइजिंग फ्रॉम कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट से जो पैसा बने उसे हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व, और रेवेन्यू रिसीट से मतलब मेन इनकम से रेवेन्यू रिजर्व। सिक्स्थ क्वेश्चन, रिजर्व्स आर पार्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स इक्विटी, तो कैपिटल का हिस्सा होता है। बेसिकली देखो पार्टनर का ही तो पैसा है, वो ओनर का ही तो पैसा है। 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो वो प्रॉफिट हम अकाउंटेंट को दे देना चाहिए ओनर को। ओनर खुद कह रहा है कि थोड़ा बहुत पैसा यहीं पे रख लेना फ्यूचर के लिए, तो उसी का पैसा रखा हुआ है हमारे पास, इसलिए कैपिटल का ही पार्ट है, ऑप्शन नंबर ए। प्रोविजंस आर, लायबिलिटी है और अमाउंट नोन है, पता है हमें एग्जैक्ट अमाउंट। बी ऑप्शन, लायबिलिटी है लेकिन अमाउंट अंदाजे से पता है, पता कौन सा ऑप्शन सही हुआ? बी ऑप्शन, लायबिलिटी तो है लेकिन अमाउंट अंदाजे से पता, एस्टिमेटेड। 8 प्रोविजन क्या है जी? एप्रोप्रिएशन है कि चार्ज है? चार्ज है, और ए ऑप्शन जो एप्रोप्रिएशन है वो रिजर्व होता है। 9 इफ द अमाउंट ऑफ एनी नोन लायबिलिटी इज नॉट नोन, लायबिलिटी नोन है अमाउंट नहीं पता, तो क्या बना ये? प्रोविजन बना, बी ऑप्शन। 10th क्वेश्चन, लायबिलिटी नोन है अमाउंट भी नोन है, सब कुछ ही पता है, तो नॉर्मल लायबिलिटी हो गई। एग्जांपल क्रेडिटर से गुड्स नहीं होता, लायबिलिटी भी पता है अमाउंट भी पता है, नॉर्मल लायबिलिटी हो गई, ए ऑप्शन। 11 इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, गलत ढूंढना। पहला ऑप्शन रिजर्व एप्रोप्रिएशन होते हैं, सही है? सही है। बी ऑप्शन रिजर्व दो टाइप के, कैपिटल और रेवेन्यू, सही है? सही है। सी ऑप्शन एप्रोप्रिएशन मेड फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स स्टिल टू बी असेस्ड इज एन एग्जांपल ऑफ रिजर्व। भाई टैक्स भरना तो कंपलसरी होता है, एक्सपेंस होता है, उसके लिए जो बनाया जाएगा उसे प्रोविजन कहेंगे, रिजर्व नहीं। ये रिजर्व नहीं हुआ, प्रोविजन हुआ, इसलिए फॉल्स हो गया। डी provisions that ultimately prove to be in excess of amount required are reserve, मतलब हमने बिजली के बिल के लिए 31,000 रुपये जोड़ दिए थे, एक्चुअल में बिल आया 29,000 का, 2,000 रुपये बच गए, तो हमारे पास फ्री पैसा है, ये तो रिजर्व बन जाएगा। सी ऑप्शन गलत हुआ, बाकी सारे सही। ट्रू फॉल्स पे आ गया ये। रिजर्व स्पेसिफिक भी हो सकता है और जनरल भी होता है, सही लिखा बिल्कुल, स्पेसिफिक काम के लिए है तो स्पेसिफिक, और कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है तो जनरल। सेकंड क्वेश्चन, रिजर्व जो अपीयर होता है लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट की, सीखेंगे बैलेंस शीट बनाना, कैपिटल वाली साइड कैपिटल का हिस्सा है रिजर्व, तो लायबिलिटी होती है कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी, कैपिटल में पढ़ा था हमने, कैपिटल को इंटरनल लायबिलिटी कहा जाता है, तो लायबिलिटी वाली साइड कैपिटल होगी, कैपिटल वाली साइड ही रिजर्व होगा। थर्ड क्वेश्चन, कैपिटल रिजर्व्स आर नॉट फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्रॉफिट, पढ़ा था हमने, जो रेवेन्यू रिजर्व है वो तो मेन काम से कमाया है हमने पैसा, इसको हम बांट सकते हैं एज अ प्रॉफिट ओवर द ग्रुप, लेकिन जो बड़ा अमाउंट आया हुआ है उसको बड़े काम के लिए खर्च करेंगे। रिजर्व्स आर नॉट द आइटम ऑफ ओनर्स इक्विटी, गलत है जी, अभी कोई पढ़ा था हमने कि रिजर्व जो है वो ओनर की इक्विटी का ही पार्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन, सीक्रेट रिजर्व्स को डिस्क्लोज किया जाता है, दिखाया जाता है बैलेंस शीट में, भाई अगर दिखाया जाएगा तो सीक्रेट किस बात का रहा हो, ठीक है, तो नॉट डिस्क्लोज होता तो ट्रू हो जाता, अभी फिलहाल फॉल्स हो गया। अ स्पेसिफिक रिजर्व कैन बी क्रिएटेड फॉर एनी पर्पस, जिस मर्जी चाहे पर्पस के लिए हम बना सकते हैं स्पेसिफिक रिजर्व। सेवेंथ क्वेश्चन, जनरल रिजर्व इज क्रिएटेड टू मीट कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, कोई भी फ्यूचर में कोई अचानक से कोई दिक्कत आ सकती है, इंसान जोड़ते हैं इस काम के लिए पैसा, तो डैडी पैसा जोड़ रहे हैं, स्पेसिफिक नहीं है, कुछ भी जोड़ रहे हैं, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, कोई ऑफिस में कोई बड़ा लॉस आ जाए, उस काम के लिए बैकअप होना चाहिए पैसे का, तो कॉन्टिजेंट है, ऐसे काम के लिए पैसे जोड़ते हैं, तो उनको सही लिखा।
रेवेन्यू रिजर्व्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट। जो मेन काम से हम कमाते हैं उसे रेवेन्यू प्रॉफिट बोलते हैं। उस प्रॉफिट से जो पैसा जोड़ते हैं उसी को रेवेन्यू रिजर्व बोलते हैं। सही लिखा? फिल इन द ब्लैंक्स। रिजर्व्स अराइजिंग फ्रॉम कैपिटल रिसीट्स आर कॉल्ड, कौन सा रिजर्व? कैपिटल वाला रिजर्व। सेकंड, प्रोविजंस आर डैश ट्रांजैक्शन। देखिए इंटरनल का मतलब क्या है सर? जो मैं बैठा हूँ अकाउंटेंट, मैं अपनी बैठी बैठी अकाउंटिंग कर रहा हूँ, कुछ रेंटलिस्ट कर रहा हूँ, इसमें कोई बाहर का पर्सन इन्वॉल्व नहीं है, ऐसी को बोलते हैं इंटरनल ट्रांजैक्शन। इसमें किसी बाहर वाले से कोई लेन देन करे उसे बोलते हैं एक्सटर्नल। जैसे गुड्स परचेज करना इंटरनल हुआ कि एक्सटर्नल हुआ? एक्सटर्नल, क्योंकि क्रेडिटर से हम मीटिंग करेंगे उसके लिए। डेप्रिसिएशन इंटरनल हुआ कि एक्सटर्नल? इंटरनल। उसके लिए किससे मिलोगे? घर बैठ कर लिखना है, ऑफिस में बैठे बैठे लिखना डेप्शन लग गया, इससे मिलना तो है नहीं उसके लिए। ठीक है? वैसे प्रोविजन जो क्रिएट कर रहे हैं, रिजर्व जो क्रिएट कर रहे हैं वो इंटरनल ट्रांजैक्शन हो गई, क्योंकि ऑफिस में बैठे बैठे कर रहे हैं, किससे मिलना नहीं है। एक्सटर्नली किसी पर्सन से कोई मीटिंग नहीं कर रहे। थर्ड क्वेश्चन, अ प्रोविजन इज डैश अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट कंपल्सरी एक्सपेंस है, चार्ज। फोर्थ, द अमाउंट ऑफ एनी नोन लायबिलिटी, लायबिलिटी नोन है, can't be determined with substantial accuracy, परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ अमाउंट कैलकुलेट नहीं हो सकता, अंदाजे से हो सकता। तो हम क्या क्रिएट करेंगे? प्रोविजन क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट, if the amount of any known liability, liability confirmed है कि कौन सी है? liability known है, which can be determined with accuracy। सर अमाउंट भी पक्का ढंग से पता है, पैसे देने हैं भी पता है, अमाउंट भी पता है, नॉर्मल लायबिलिटी हो गई। नॉर्मल लायबिलिटी 103 पेज की रीडिंग ले लें फटाफट से। 103 पेज की क्वालिटी ले लीजिए।